Hello students, let's now continue with the discussion of the rest of the paper. तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में जो पहला सवाल है वहां पे दिया गया है गिवन रूट 5 इज इरेशनल प्रूव दैट 2 रूट 5 माइनस 3 भी इरेशनल होगा। तो ऐसे सवालों में हम मान के चलेंगे कि 2 रूट 5 माइनस 3 इरेशनल नहीं है, ये मानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, लेट 2 रूट 5 माइनस 3 भी रैशनल। अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल होना पड़ेगा। तो अगर वो रैशनल है तो 2 रूट 5 माइनस 3 मस्ट बी सम a बाई बी। रैशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फॉर्म का होता है, जहां पे a b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम, ये लाइन लिखना जरूरी होता है, एंड b नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसमें वी हैव टू नाउ कन्वर्ट द LHS एंड RHS, ताकि एक तरफ जो चीज आपको इरेशनल दिया गया उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको बस एक तरफ रखो। तो मैं क्या करूंगा, 2 रूट 5 को बना दूंगा a बाई बी प्लस 3। सो रूट 5 इज a बाई बी प्लस 3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको तो ये हो जाएगा a प्लस 3b अपॉन 2b। अब देखो बेटा, a और b अगर इंटीजर है, इफ a एंड b आर इंटीजर्स, इसका मतलब है कि a प्लस 3b एंड 2b भी इंटीजर्स होंगे, और 2b अगर 0 के बराबर नहीं है 2b भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन में इन वन RHS इज रैशनल, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। लेकिन LHS इज रूट 5, जो सवाल में दिया गया है इरेशनल, पहला लाइन पढ़ो सवाल का, इज इरेशनल। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो मतलब हमारा ओरिजिनल अजम्पशन की ये रैशनल है गलत है। दिस मींस 2 रूट 5 माइनस 3 इज इरेशनल। अब इस सवाल में दो नंबर कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस लाइन, दिस फेचेस यू हाफ मार्क। देन रूट 5 को एक तरफ लिखना है हाफ, देन ये रैशनल क्यों है ये लिखना है, एंड देन ये लाइन, दिस इज व्हाट विल फेच यू हाफ 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 हाफ। एक नंबर, एक प्लस एक, दो नंबर ऐसे मिलेंगे, ठीक है। assumption, then proving कि वो a plus 3b upon 2b है, then proving कि दोनों इंटीजर हैं, and finally writing that LHS रैशनल है लेकिन RHS irrational है, और vice versa, ठीक है। Let's go to the next question now. Next question में बोला गया है, in an equilateral triangle prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its contiguous. तो चलो ज्योमेट्री के सवालों में डायग्राम से शुरुआत करते हैं। So you have a triangle ABC, हम क्या करेंगे, ऑल्टीट्यूड बना लेंगे। ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, गिवन टू प्रूव हमेशा लिखना होता है ज्योमेट्री के सवालों में। यू आर गिवन ABC इज इक्विलैटरल, ABC इक्विलैटरल दिया गया है, एंड यू आर गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये लिख देना। टू प्रूव, व्हाट डू यू हैव टू प्रूव, you have to prove that 3 times AB square is 4 times AD square। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके, आप पाइथागोरस लेके कर सकते हो। आपको उसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि AD is the median also, right? वो प्रूव लिखना थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो मैं आपको एक शॉर्ट प्रूफ देने वाला हूं। So how do we prove this? मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला हूं। आप देख सकते हो इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB तो 90 डिग्री है, तो वो राइट ट्राइंगल तो हो गया, एंड एंगल ABD इज 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या बेटा, साइन ऑफ एंगल ABD क्या होगा, AD अपॉन AB होगा। मैं साइन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे जो AD और AB चाहिए ये दोनों साइन रेशियो बनाते हैं। तो साइन 60 डिग्री बन जाता है AB AD अपॉन AB। साइन 60 क्या है, √3/2, √3/2 इज AD by AB। अब मुझे AD by AB नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड्स को स्क्वायर करता हूं। √3/2 का स्क्वायर इज AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 3/4 इज AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। सो इससे मिल जाता है 3AB स्क्वायर इज 4AD स्क्वायर। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे बस मैं एक ट्राइंगल का साइन लेता हूं। साइन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि AD और AB बोथ फॉर्म अ साइन, राइट।
So I hope this is clear, proving that 3 times square of one side is equal to 4 times square of its altitudes. चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल में दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन करके दिखाने वाला हूँ। 23rd क्वेश्चन, sin 30 cos 60 plus cos 30 sin 60 upon tan 45। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया, दिस इज ऑब्वियसली द इजियर ऑप्शन। तो दिस इज इक्वल टू sin 30 है हाफ, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए, cos 60 है हाफ प्लस cos 30 है √3/2, sin 60 भी है √3/2 और डिवाइड करो tan 45 1 से। सो दिस इज 1/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 which is equal to 1। सिंपल सवाल है, इनफैक्ट ये 1 मार्क में आना चाहिए था, दिस बिकेम अ 2 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि कुछ 2 मार्क क्वेश्चंस 1 मार्क सवाल में आ गए, सो दैट्स ओके। सो या तो ये कर सकते थे, या ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ है, जो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये प्रूफ प्रैक्टिस कर लेना, मैं सिखाता हूं कैसे करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, हम LHS लेंगे। LHS है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, रूट को कैसे तो निकालना है, तो रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। रैशनलाइज के लिए डिनोमिनेटर के उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और नीचे 1 प्लस कॉस ए को भी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इज एग्जैक्टली लाइक रैशनलाइजिंग इरैशनल नंबर्स। तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ऊपर को वैसे ही रखो, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए की होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर। जब भी आप आइडेंटिटी यूज करते हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट द रीजन, विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ये रीजन लिख दो, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब रूट हटा सकते हो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, विच इज 1 अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस cos a अपॉन sin a which is cosec a, क्योंकि 1 अपॉन sin a cosec a होता है और cos a अपॉन sin a cot a होता है। दैट इज द प्रूफ, राइट। तो इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे बेटा, इस हर स्टेप के आधे नंबर, हाफ हाफ एंड हाफ, यू विल गेट मार्क्स लाइक दिस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राइट। कैसे करेंगे इस सवाल को, A tree breaks due to storm और broken part bend हो जाता है, टॉप ऑफ द ट्री टच करता है। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्री पहले मान लो ये था पहले ट्री ए बी और सी, ठीक है। अब ये बी पे बेंड होके टूट जाता है, तो बेसिकली अब ये ऐसे आ जाता है, सी आ जाता है सी डैश पे, ठीक है। नाउ और ये AC ऑब्वियसली जमीन है। क्लियरली वी नो दैट BC और BC डैश सेम ही है, क्योंकि BC पार्टी मुड़ के नीचे गिर रहा है, राइट। सो नाउ व्हाट डू वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री A है और टॉप यहां पे टच कर रहा है, तो A डैश C डैश इज 8 मीटर, ठीक है। और ये बोला गया है ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। सबसे पहले AB निकालते हैं। नाउ वी नो दैट AB अपॉन AC इज tan 30 डिग्री, AC नहीं AC डैश, tan 30 डिग्री है, इन राइट ट्रायंगल AC डैश B। तो इसका मतलब है कि AB इज AC डैश tan 30 डिग्री which is 8 upon √3। AC 8, AC डैश 8 है, tan 30 डिग्री 1 upon √3 है, तो 8 upon √3 मीटर है। अब हमको BC भी चाहिए, BC BC डैश के बराबर है। We also know that AB upon BC डैश equal to sin 30 डिग्री। या पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो आप BC डैश, यू कैन डू आइदर, मैं साइन से निकाल रहा हूँ, यू कैन फाइंड इट यूजिंग पाइथागोरस आल्सो। इसका मतलब है कि BC डैश इज इक्वल टू BC, क्योंकि हमने पहले ही प्रूव कर लिया 1 में, इज इक्वल टू AB अपॉन sin 30 डिग्री, which is AB है 8 अपॉन √3 और sin 30 है 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 अपॉन √3 मीटर। तो BC और ये दोनों निकल गए। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री इज AB प्लस BC। टोटल हाइट तो वो है शुरुआत में, AB है
8 upon root 3 plus 16 upon root 3 which is 24 upon root 3 और इसको हमेशा रैशनलाइज करो 24 root 3 upon 3 which is 8 root 3 meter. Never forget to rationalize your final answer in trigonometry. root 3 और irrational numbers denominator में कभी मत रखो, उसको numerator में लेके आओ, वरना you will lose marks unnecessarily. ठीक है? So that is how you do this. तो इसमें नंबर कैसे मिलेंगे आपको? You will basically, if it's a 2-mark question, this thing will fetch you 1 mark. AB निकालना, BC dash को निकालना will fetch you half mark. ये दोनों के half marks हैं, डायग्राम के हाफ मार्क्स हैं और फाइनल हाइट निकालने के आधे नंबर है. दैट्स हाउ यू गेट मार्क्स. चलो आगे बढ़ते हैं. 25th, this is a question which basically is from the chapter area, I think area related to circles. A paper is in the form of rectangle ABCD. AB 20 है, BC 14 है. चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं. This is ABCD. AB is 20, BC is 14. Semicircular portion with BC as diameter is cut off. तो यहाँ पे एक semicircular portion है, ये काट देते हैं. Find the area of the remaining part. ठीक है? So area of remaining part is rectangle की area. पहले डायग्राम बना लो. ठीक है? उसके आधे नंबर होते हैं. Area of remaining part is area of rectangle minus area of semicircle. ठीक है? That is what you get. Area of rectangle कितना है? This is nothing but 20 into 14 meter square, sorry centimeter square, minus area of semicircle कितना है? Pi into BC by 2 का whole square. क्यों? Because R is equal to BC by 2. So this is 280 minus 22 by 7. BC by 2 कितना है बेटा? 7 centimeter, 7 square. This is 280 minus 154. Which is 126 centimeter square. That is the remaining portion. 154 कैसे आया? 7 और 7 कट जाएगा. 22 7 से 154. 280 minus 154 is 126. ठीक है? So इसका आंसर है 126 centimeter square. ये एक ऑप्शन था. इसमें एक ऑप्शन भी था आपके पास इस सवाल में. If the perimeter of a protractor is 72 centimeter, calculate its area. ठीक है? Perimeter of a protractor क्या है? 72 centimeter. तो protractor क्या होता है बेटा? एक सेमीसर्कल ही होता है. Correct? Protractor is a semicircle. देखा होगा ना, आप लोग यूज भी करते हो. So perimeter of a protractor, let the radius be r. Perimeter क्या होगा? Sum of its boundaries is equal to, ये है pi r प्लस ये diameter है 2r. ये आपको दिया है 72. So this is given to be 72 centimeter. तो पहले r निकालना है, उसका एक नंबर है और बाद में एरिया निकालना है. So this basically means pi plus 2 into r is 72. 22 by 7 plus 2 into r is 72. 36 by 7 r is 72. जिससे आ जाता है r is equal to 14 centimeter. ठीक है? तो ये निकल गया. इससे एक ही नंबर मिलेगा. अब एरिया निकालना. तो एरिया क्या है बेटा? pi r square है. pi r square by 2 होगा. Not pi r square. Pi r square तो सर्कल की एरिया होती है. Don't make mistakes like this. 22 by 7 into 1 by 2 into r square, 14 का square. ठीक है? So this turns out to be, ये multiply करके देख लो, 22 into 14 आएगा, which is 220 plus 88, which is 308 centimeter square. Don't forget to write the units in such questions. That's the answer. ठीक है? 11 into 22 into 14, which is 308 centimeter square. This was an optional question. I hope this is clear. Last 2-mark question. Find the mean of the first 5 odd multiples of 5. ठीक है? अब odd multiples, what are the first 5 odd multiples? So the first 5 odd multiples are, लिख लो, simple है. 5 into 1, 5 into 3, 5 into 5, 5 into 7 and 5 into 9. ठीक है? Which is 5, 15, 25, 35 and 45. Mean क्या होगा? Mean is 5 plus 15 plus 25 plus 35 plus 45 upon 5 observation से 5 है. ये करोगे, this is turned out to be 125 upon 5, which is 25. So this is a very simple 2-mark question which will give you the answer as 25. तो ये खत्म हो जाता है 2-mark question. अगर आप टाइम को ट्रैक कर रहे हो, you'll realize that
we have finished all these questions in less than 20 minutes, right? In fact not even less than 20 minutes. और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैंने कहा था कि 25 minutes ले सकते हो आप 2 mark questions में. So 2 mark questions are those questions where you can really build speed. So please take care of that. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आगे हमारे 3 नंबर वाले सवाल, राइट? 3 नंबर वाले सवाल में हर सवाल में we can take 5 to 6 minutes. You will realize that बहुत सारे सवाल उससे ज्यादा जल्दी हो जाते हैं. Here you go in this question. Find the zeros of this polynomial. पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब उसको इक्वल टू जीरो करके जो x की वैल्यू आती है वो निकालना है. तो जीरो निकालने के लिए मैं करूंगा 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5 इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं. मेनी पीपल ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. उससे हो तो जाएगा बट वो थोड़ा मुश्किल है. ऐसे सवाल जहां पे रूट्स आते हैं, इट इज मच बेटर टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स. तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. a क्या आ जाता है 5√5, b हो जाता है 30 और c हो जाता है 8√5. तो x की वैल्यू चाहिए ना, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो. x is equal to minus b plus minus root, फॉर्मूला बस लिख देना, b square minus 4ac upon 2a, which is minus 30 plus minus root 30 square minus 4 into 5√5 into 8√5 upon 2a, which is 10√5. ओके, ये मिल गया. ये क्या हो जाएगा बेटा, minus 30 plus minus root 900 minus 4 5s are 20, 160, 165s are 800 upon 10√5. तो ये क्या हो जाता है बेटा, -30 प्लस माइनस √100 विच इज 10 अपॉन 10√5. तो दो आंसर मिल जाते हैं. x या तो हो जाएगा -30 माइनस 10 अपॉन 10√5 या -30 प्लस 10 अपॉन 10√5. राइट, दिस इज -40 अपॉन 10√5, दिस इज -20 अपॉन 10√5. हमेशा सिंप्लीफाई करो सवालों को. -4 अपॉन √5 और -2 अपॉन √5, ऐसे कभी मत छोड़, और -2 अपॉन √5. दिस इज -4√5 अपॉन 5 और -2√5 अपॉन 5. हमेशा डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके इरैशनल टर्म्स को न्यूमरेटर में ले जाओ. तो याद रखो बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है और उसके रूट्स निकालने या जीरोस निकालने, यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज अपोज टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उन सवालों के लिए यूज करो जहां पे स्प्लिटिंग काफी आसानी से दिख रहा है. इसको आप स्प्लिट करने जाओ बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, this was the first 3 mark question. This I think also had a option. तो अगर आपको वो पिछला वाला नहीं हो रहा था तो ये कर सकते थे. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship. Right? तो आपको क्या दिया गया है, 7y square minus 11y minus 2/3. ठीक है, ये है आपका p of y. तो इसको जीरो कर लो. तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो. 21y square minus 11y minus 2 whole upon 3 equal to 0. अब इसमें स्प्लिटिंग थोड़ी आसानी से हो सकती है. राइट, यू कैन सी दैट दिस बेसिकली मीन्स दैट 21y square minus 14y plus 3y minus 2 upon 3 is 0. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले दोनों में 7y कॉमन है. 7y 3y minus 2 plus 1 3y minus 2 upon 3 is 0. So this basically becomes 7y plus 1 3y minus 2 upon 3 is 0. तो इसके zeros क्या हो गए, या तो है y equal to -1/7 या y equal to 2/3. ये हो गए इसके zeros. तो ये पहला पार्ट हमने कर लिया, find the zeros. अब zeros find करने के बाद हमको एक और चीज भूलना मत, verify the relationship between zeros and coefficients. तो अल्फा मान लो ये है, बीटा ये है. अल्फा प्लस बीटा is -1/7 plus 2/3, which is -3 plus 14 upon 3, which is -11 upon 3. Alpha beta is -1/7 into 2/3, which is -2/21. Sum of zeros और प्रोडक्ट ऑफ zeros निकाल लिया. अब क्या वेरीफाई करना है, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a क्या होता है, -b/a अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे is -11 upon 3 minus of -11 upon 3 upon 7. ये मैंने गलत किया है, it should be 11 upon 21 upon 7, which turns out to be 11 upon 21. Right?
और c by a is nothing but c की वैल्यू क्या है -2/3 है और a 7 है which is -2/3 upon 7 which is -2/21. क्लियरली हमको दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा भी 11/21 है और माइनस b by a भी 11/21 है और अल्फा बीटा भी -2/21 है और c by a भी -2/21 है. तो इसका मतलब है hence verified. ये लाइन लिखना जरूरी है. So please make sure that verification में these are the things you would do. अब ये देखते हुए लग रहा है कि पिछला सवाल करना ज्यादा आसान था, right? You could just have to find the roots. इसमें थोड़ी मेहनत है, but this is a 3-mark question, so you will take around 5 to 6 minutes to solve this. ये था पहला 3-mark question. अगला 3-mark question है represent the following pair of linear equations graphically, hence comment on the condition of consistency of this pair. अब graphically जब हम करेंगे, right? मैं actual graph use नहीं करने वाला, but hopefully you have done this. मैं points दिखाने वाला हूँ. तो पहले है x minus 5y equal to 6. ठीक है? तो मैं क्या करूँगा? x हो जाएगा 6. So x equal to 6 plus 5y. तो x की अलग-अलग वैल्यू निकालूंगा और y देखूंगा. x y x y अगर 0 डालूं तो x आ जाता है 6. y अगर -1 डालूं तो x आ जाता है 1. y अगर -2 डालूं तो x आ जाता है -2. ये हो गया बेटा टेबल ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा है 2x minus 10y equal to 12. इक्वेशन को देख के आपको समझ रहा है ये दोनों सेम ही इक्वेशन है. इनफैक्ट आप सेम वैल्यू ऑफ y लोगे अगर तो सेम पॉइंट्स मिलेंगे. आप चाहिए तो अलग भी ले सकते हो. You will realize that both the lines are same. तो सबसे पहले इसमें पूरे नंबर चाहिए. Please remember that you have to take at least 3 points for each equation. 3 पॉइंट तो यूज करने ही है. उन पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो यहाँ पे नीचे. 6,0 1, -1 -4, -2. हर एक में 3-3 पॉइंट लेने, 2-2 नहीं लेने. अब वो पॉइंट्स लेने के बाद प्लॉट करो, राइट? सो दिस विल फेच यू हाफ मार्क, दिस विल फेच यू हाफ मार्क, फिर ग्राफ विल फेच यू 1 मार्क एंड फाइनली कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी. आप देखोगे तो दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं, राइट? सो बोथ आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस बिकॉज दे आर कोइंसिडेंट लाइंस. और ये रीजन क्या है? कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी. क्लियरली हम देख रहे हैं कि a1/a2 is b1/b2 equal to c1/c2. 1/2 equal to -5/10 equal to 6/12. ये लिखना जरूरी है. So this basically means that is the reason why they are conditional. तो बताना कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब आपको बताना है कि क्यों ये क्या, सबसे पहले क्या कंसिस्टेंट है और अगर कंसिस्टेंट है तो इक्वेशन में ऐसी क्या चीज है या ग्राफ में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट है. So this was one thing given. इसमें भी एक ऑप्शन था 28th क्वेश्चन में भी. The option to this question given was find the value of x and y. आपको दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं. अब लीनियर इक्वेशन हम सबको तो सॉल्व करना आता है. लेट्स ट्राई दिस. तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? लेट 1/x plus y equal to a, 1/x minus y equal to b. ओके, तो ये दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे? 2a minus 3b equal to 1 and 4a plus 3b equal to 7. मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 2 into फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस बेसिकली मींस दैट 4a minus 6b equal to 2 and 4a plus b equal to 7. ये बन जाएगा. ठीक है, आप एलिमिनेट करोगे 1 minus 2 मींस -7b equal to -5. ठीक है, तो b आ जाता है बेटा 5/7. पहले b निकाल लो. अब a निकालना है. a कैसे निकालोगे? 4a plus b 7 है. सो 4a plus 5/7 7 है. तो a हो जा 4a हो जाएगा 49/7 minus 5/7 44/7, राइट? सो दिस बेसिकली मींस दैट a is equal to 11/7. तो ये बेटा मिल गया हमें a और b. अब हमको a और b नहीं चाहिए, x और y चाहिए. तो x 1/x plus y equal to 5/7. This means x plus y है 7/5 and 1/x minus y is b which is 1/x minus y is 5/7. गलती हो गई, राइट? 1/x plus y is 11/7. इसका मतलब है x plus ये भी माइनस है, x plus y is 7/11. अब x और y निकालना है, दोनों को ऐड कर दो. फिर से एलिमिनेशन, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2x is equal to 7/5 plus 7/11
which is 77 plus 35, which is 112 by 55. ठीक है, तो x हो जाएगा 56 by 55. ये हो गया x. और y क्या हो गया बेटा? y को जोड़ोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2y हो जाएगा 7 by 11 minus 7 by 5, which is nothing but 35 minus 77 minus 42 by 55. So y is equal to minus 21 by 55. You can plug it into the given equations and try it. This is how you solve it. Okay? So this is the answer to the 28th question का second part. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं. 29th question. This is a very important question for boards. ये कुछ सालों पहले आया करता था, but I pretty much hope that this is very likely to come here in this year's boards. AD not equal to BC दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है इसके कोई रियल रूट्स नहीं है. तो हमको गिवन है कि AD not equal to BC. अब किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स है नहीं है ये बताने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट देखना पड़ेगा. तो हमको देखना पड़ेगा कि D की वैल्यू क्या है. D is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac. मैं जानबूझ के कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल C यूज कर रहा हूं क्योंकि इस इक्वेशन में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ऑलरेडी यूज हो रहा है. ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 times ac प्लस bd का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 times a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. ये पहला काम है, हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना. अब सिंप्लीफाई करते हैं. ये 4 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd. ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. माइनस 4, इसको एक्सपैंड करो, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर. ठीक है, 4 को कॉमन ले लो और अब देखते हैं कि क्या कोई चीजें कट जाती है कि नहीं. a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर. अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्वायर c स्क्वायर और ये स्क्वायर c स्क्वायर कट जाएगा. दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट, सो यू विल गेट 4 टाइम्स 2abcd माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर. अब बच्चे यहाँ पे यूजुअली अटकते हैं, बट यू जस्ट हैव टू डू अ स्मॉल थिंग. नोटिस दैट ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म दिख रहा है, बस आपको एक साइन को बाहर लेना पड़ेगा. माइनस 4 टाइम्स, माइनस को बाहर ले लो तो a स्क्वायर d स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 2abcd को लिख सकते हो माइनस 2ad इंटू bc. तो ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज नथिंग बट माइनस 4ad माइनस bc का होल स्क्वायर. अब ये चीज जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस इज नथिंग बट माइनस 4 इंटू अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट अ नेगेटिव क्वांटिटी. माइनस 4 को आप एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा. सो दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब ये लेस देन 0. तो d अगर लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब है द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. So the key step is this. इसको स्क्वायर बनाना और कहना कि -4 into a square is actually going to be a negative quantity. कोई भी perfect square लो, उसको एक negative number से multiply करो, negative quantity ही आने वाली है, right? That is a key thing to realize here. चलो अगले सवाल पे चले जाते हैं. 30th question. This is a question on arithmetic progression. If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and the sum of the first term is 10, find its 20th term. एपी वाले सवालों में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है. सबसे पहले हम मान के चलेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है. हम कहेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a1, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d. ये सबसे पहले करेंगे. ठीक है, अब हमको क्या दिया गया बेटा? ये दिया गया है कि a1 10 है, सवाल में दिया गया फर्स्ट टर्म 10. ठीक है, S14 आपको दिया गया है 1050, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स. अब S14 का फॉर्मूला यूज करते हैं. n/14/2 इंटू 2a1
प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए 1050। यही फॉर्मूला होता है S14 का, n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7 इंटू 2a1 है 20 प्लस 13d इज 1050। ठीक है, 7 को दूसरी तरफ ले जाओ तो वो 150 हो जाएगा, 7 10 या 20 प्लस 13d इज 150। तो d 13d 130 हो जाता है, तो d भी 10 ही हो जाता है। तो a तो 10 है ही, d भी 10 है। सवाल में सिर्फ d नहीं निकालना है, आपको 20th टर्म निकालना है। सो a20 is a1 plus 20 minus 1 into d, which is 10 plus 9 into 10, which is 100. The answer to your question on 20th term क्या है? 100. तो इसमें the way marks will be distributed is, ये सारी चीजें लिखने के आधे नंबर है। This step will give you fetch you half mark. This step will fetch you 1 mark, and this will fetch you 1 mark. That's how you'll get 3 full marks in this question. ये था 30th क्वेश्चन। चलो चले जाते हैं 31st क्वेश्चन पे। 31st क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन। एक टेंजेंट बनाना है सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर को फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे, मैं रफ में बना रहा हूं, यू प्लीज मेक इट प्रॉपरली। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर के साथ 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। okay? पहले ये दोनों सर्कल बना दो, ठीक है, 4 का और 6 का। राइट, दिस शुड बी 4 सेंटीमीटर, राइट, दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द ब्लू सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, नाउ नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें कोई भी पॉइंट उठा लो, इसके सर्कल को O बोलो, इसको P बोलो, कोई भी पॉइंट उठा लो उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, यहां से छोटे सर्कल पे टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट कैसे बनाएंगे? पहले आप PO को जोड़ोगे, PO को जोड़ दिया स्केल से, PO की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, PO की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा M। इस मिड पॉइंट से अब क्या करोगे आप, ये वाला जो MO लेंथ का जो आर्क है, M को सेंटर लोगे, MO लेंथ का एक आर्क ऊपर काटोगे, एक आर्क नीचे काटोगे, वी विल कॉल देम X एंड Y। सो MO जो रेडियस है वही MY भी होना चाहिए और MX भी होना चाहिए, और इस X और Y को आप P से जोड़ दोगे तो ये दोनों टेंजेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये बन गया आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन बस सही से करना है, सही मेजरमेंट के साथ। तो ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दिस थिंग fetch you 2 marks, no need to write steps। अब बाकी एक नंबर, मेजर इट्स लेंथ, उस टेंजेंट की लेंथ देखनी है आपको, स्केल से मेजर करके लिखना है, एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करके नहीं लिखना है। तो आप मेजर करोगे, यू विल रियलाइज दैट अगर इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर, राइट, एंड दिस इज 6, द टेंजेंट का लेंथ विल बी रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन दिखाना नहीं है आपको, मेजर करके दिखाना है। 0.1 सेंटीमीटर इधर उधर चलता है, राइट। So this answer turns out to be root of 36 minus 16, root 20, which is the value of px अपने scale से will turn out to be, I think, root 20, which is 4 root 5, 2 root 5, which is 2 into 2.23, which is roughly around 4.5 centimeter. So don't write root 20, जो measurement करके आ रहा है 4.4, 4.5 वो लिखो। आपने सही से किया तो 4.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। This is the 31st question। 32nd question, this is a question from the NCERT exemplar। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। sin थीटा प्लस cos थीटा रूट 3 है तो tan थीटा प्लस cot थीटा को 1 प्रूव करना है। सबसे पहले देखो बेटा, if sin थीटा प्लस cos थीटा इज रूट 3, ऐसे सवालों में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का इस्तेमाल करने के लिए दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर, ये रूट 3 की होल स्क्वायर हो जाएगी, विच इज 3। एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 3 है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, हम जानते हैं, दिस इज 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 3। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा
इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, अब हमको क्या करना है, tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना है. राइट, तो हमको निकालना क्या बेटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये 1 प्रूव करना है. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. tan थीटा प्लस cot थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा. जो निकालना है उसको सिंप्लीफाई कर लो, हर चीज को sin cos में लिख लो. ये क्या हो जाएगा बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा. एलसीएम लिखे. अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो बिना कुछ दिया भी हमको 1 पता है, और इस इक्वेशन से हम जानते हैं sin थीटा cos थीटा 1 है. राइट, तो लिखो फ्रॉम 1, 1 upon 1 turns out to be 1, which is equal to RHS. Hence tan theta plus cot theta is also 1. तो यहाँ पे आइडेंटिटी और जो हमको दिया गया उन दोनों को यूज करके हमने साबित किया है कि tan theta plus cot theta is equal to 1. All right. अब जाते हैं हम लास्ट 3 मार्क क्वेश्चन पे. इसके बाद बस 5 नंबर के सवाल बचे हैं. राइट, if you look at it, we have only taken around 30-40 minutes to do the entire 3 and 2 mark questions. So paper में अगर आपने preparation सही से की है, you will definitely be able to do all the questions on time. Okay. So यहाँ पे क्या दिया गया है, a box consists of 100 shirts, 88 अच्छे हैं, 8 में minor defects हैं, 4 में major defects हैं. ठीक है, रमेश 19 शर्ट्स को खरीदेगा जो अच्छे हैं, और केवल मेजर डिफेक्ट्स वाले शर्ट्स को नहीं खरीदेगा, माइनर वाले खरीद लेगा. ठीक है, अब शर्ट को निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश विल बाय एंड केवल विल बाय. सो पहला वाला, सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स. शर्ट अगर आप एक उठाओगे, कितनी पॉसिबिलिटी है, 100 शर्ट है, उनमें से कोई भी उठा सकते हो, इज इक्वल टू 100. ये तो कॉमन है दोनों पार्ट्स के लिए, राइट, बिकॉज देयर आर 100 शर्ट्स. अब रमेश विल बाय सिलेक्टेड शर्ट्स इज सेम एज, रमेश तभी खरीदेगा जब शर्ट अच्छा है, इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट द शर्ट इज गुड. राइट, और शर्ट गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 88 गुड है. सो 88 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 100 टोटल आउटकम्स होगा. अब आंसर को कभी ऐसे मत छोड़ना, या तो डेसिमल में लिख देना या सिंप्लीफाई कर लेना इसको. दिस विल बेसिकली बिकम 22 अपॉन 25. ये दोनों चलता है, बट 88 अपॉन 100 नहीं चलता है. राइट, बाय बिकॉज देयर आर 88 गुड शर्ट्स. दैट्स द रीजन. सेकेंड पार्ट, probability that Keval will buy is probability that shirt has no major defects, ये दिया है, और probability of not becoming something is 1 minus probability that shirt has major defects. ये तो हम जानते हैं P of E is 1 minus P of E bar. So this is 1 minus major defects वाले कितने हैं, 4 है, 4 upon 100 which is 96 upon 100, जिसको या तो आप 0.96 लिख सकते हो या 24 upon 25 लिख सकते हो. Why? Because 4 shirts have major defects. So that finishes the last 3 mark question. ठीक है, we are now I think well within our time frame. I hope ये सवाल आपको समझ में आ गया. Remember that यहाँ पे हमेशा फॉर्मूला को लिख दिया करो. Probability is favorable outcomes upon total outcomes. इन probability वाले सवाल में ये फॉर्मूला लिखना कभी मत भूलना. ओके, सवाल करने के बाद एक बार देख लेना कि हर चीज लिखा है कि नहीं. So that finishes off 33rd question. अब बस लंबे सवाल बचे हैं, which should be done very quickly. 34th question, trigonometry, application of trigonometry का सवाल है. सवाल में क्या दिया गया, Amit standing on a horizontal plane finding a bird flying at a distance of 200 meter finds a bird flying at a distance of 200 meter at an elevation of 30 degree. Deepak standing on the roof of a 500 meter high building find the angle of elevation of the same bird to be 45, finds the angle to be 45 degree. Amit और Deepak opposite sides हैं, तो distance of the bird from Deepak. तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. डायग्राम क्या बेटा, ये अमित है, ये दीपक है. ठीक है, अब अमित को एक बर्ड दिखाई देता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. बर्ड को बी बोल देते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और बोला गया है बर्ड की डिस्टेंस उससे कितनी है. बर्ड की डिस्टेंस अमित से है 200 मीटर.
तो AB is 200 मीटर, ठीक है। नाउ दीपक इज ऑन द ऑपोजिट साइड, सवाल में देखो ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड है। तो दीपक बेसिकली एक्चुअली यहाँ पे नहीं, इसको डी नहीं बुलाएंगे, इसको सी बुलाते हैं। दीपक यहाँ पर है 50 मीटर ऊपर, ठीक है। दीपक को एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 45 डिग्री, मतलब whatever is this angle is 45 डिग्री, और ये 50 मीटर ऊपर वाली बिल्डिंग पर, ठीक है। आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, तो आपको ये x निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे परपेंडिकुलर्स बना लेंगे। ये परपेंडिकुलर को बना लो, ये परपेंडिकुलर को बना लो, व्हाट यू विल डू, ओके। तो हमको x निकालना है। नाउ लेट्स बेसिकली सी व्हाट ऑल वी कैन फाइंड आउट। लेट्स कॉल दिस EF। सबसे पहले ट्राइंगल BAF निकालते हैं। इन ट्राइंगल BAF हम क्या देख सकते हैं बेटा, वी कैन सी दैट BF अपॉन AB। मुझे BF इसीलिए चाहिए क्योंकि मुझे वो हाइट निकल जाएगा जिससे BE निकल जाएगा, और AB मुझे दिया गया है। BF अपॉन AB इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। तो हर बार tan आएगा जरूरी नहीं है, sin भी आ सकता है। सो दिस इज एन एग्जांपल। तो इसका मतलब है कि BF इक्वल टू AB sin 30 डिग्री। AB की वैल्यू है 200, sin 30 की वैल्यू है हाफ, सो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो हमने लेफ्ट वाले ट्राइंगल से टोटल हाइट ऑफ द बर्ड निकाल दी है, जमीन से 100 मीटर। अब BF मेरे काम का नहीं है, मेरा नेक्स्ट राइट ट्राइंगल जो मेरे काम का है, जहां पे एंगल है BD, उसके लिए मुझे BE चाहिए, तो मैं BF से BE निकालूंगा। अब मैं जानता हूं कि BE है BF माइनस EF, सही है, क्लियरली ज्योमेट्री से देख सकते हो आप। और BF 100 मीटर है, और EF तो DC के बराबर होगा, विच इज 50 मीटर। तो ये हो गया बेटा 50 मीटर। तो BE मिल गया मुझे 50 मीटर। BE मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि हम वो सारे राइट ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इस तीसरे ट्राइंगल में आप देख सकते हो ये 50 है, ये x है, और ये 45 डिग्री। तो हमको x निकालना है। तो ये B है, ये E है, ये D है। तो इन ट्राइंगल BED हम क्या देख सकते हैं, BE अपॉन BD, ये क्या होगा, BE अपॉन BD will turn out to be sin 45 degree, perpendicular upon hypotenuse which is 1 by root 2। तो मुझे BD निकालना है। BD which is equal to x is BE upon sin 45 which is 50 upon 1 by root 2 which is 50 root 2 मीटर। इसका मतलब है कि बर्ड का डिस्टेंस दीपक से 50 रूट 2 मीटर है। क्वेश्चन में रूट 2 की वैल्यू दी नहीं गई है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन सब्स्टिट्यूट। अगर आपको याद है 1.414 which is 70.7 मीटर, ठीक है। मीटर लिखना भूलना मत। सो बहुत ही सिस्टमैटिक सवाल है ये, यू माइट नॉट हैव सीन इट इन द टेक्स्ट बुक। आप सबसे इंपॉर्टेंट, मेक द डायग्राम प्रॉपर्ली एंड लेबल इट प्रॉपर्ली। 1 मार्क तो डायग्राम के लिए, ठीक है। देन you will basically get around 1.5 marks for the first part, 1 mark for finding out B, and remaining whatever is the remaining marks is to find out the value of the height. Okay? That's how the marks will be step marking होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। I hope this question is clear। 34th question में एक ऑप्शन था, शिप्स वाला सवाल है। ये तो टेक्स्ट बुक में है, आई रिमेंबर दिस। तो ये मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूँ आप लोगों को, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग एनी ऑफ यू विल स्ट्रगल विद। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम एन एयरप्लेन। एक एयरप्लेन है, ए है, ठीक है, फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 7500 मीटर। तो एयरप्लेन यहाँ पे है, ठीक है। दो शिप्स हैं, दोनों शिप्स सेम लाइन में है। तो मान लो ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो ये दोनों शिप्स की एंगल ऑफ डिप्रेशन, डायग्राम सही से बनाओ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सवालों में डिप्रेशन वाला एंगल दिखाओ। शो दैट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। उसके बाद ही नीचे वाले एंगल को बनाओ। ये 45 है और ये 30 है। डोंट डायरेक्टली जस्ट मेक द नीचे वाला एंगल, दोनों एंगल बनाना जरूरी होता है डायग्राम में, अदरवाइज अननेसेसरी मार्क्स जाएंगे आपके। 90 डिग्री पे दिखाओ। अब क्या दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लिया मैंने,
अब ये बोला गया है कि AD 7500 मीटर, आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स BC। डायग्राम बना लो, एक नंबर वहीं मिल जाएगा, ठीक है। दो शिप्स हैं, एक एयरप्लेन से, दोनों की हाइट देख रहे हैं हम, राइट। हमको BC निकालना है। BC वी नो दैट इज इक्वल टू CD माइनस BD, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने अगर CD निकाल लिया और BD निकाल लिया तो BC निकल जाएगा। CD निकालने के लिए हम ट्राइंगल ADC यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ADC, what do we know in triangle ADC? AD upon CD equal to tan 30 डिग्री। इसका मतलब है 7500 अपॉन CD इज इक्वल टू 1/√3। तो CD हो गया 7500√3। CD निकाल दिया। फिर हम क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज tan 45 डिग्री। इसका मतलब है BD इक्वल टू AD इक्वल टू 7500 मीटर। तो बस पहले इक्वेशन यूज करो। इवन तो 5 नंबर का लगता है, इतना लंबा सवाल होता नहीं है, सारा दिमाग डायग्राम लगाने में जाता है और क्वेश्चन को समझने में जाता है। अगर आपने टेक्स्ट बुक के सवाल किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल किए, ये सब सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे आपसे। सो BC which is the distance between the two ships equal to 7500√3 minus 7500 which is 7500 into √3 minus 1 मीटर। सवाल में √3 की वैल्यू दी नहीं गई है, आई डोंट थिंक दी गई है, तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं सवाल, ठीक है। दैट इज द आंसर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। 35th अगेन सॉर्ट ऑफ अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। हेमिस्फेरिकल पोर्शन को काटा गया है एक फेस ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक से। डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब व्हिच इज 28 मीटर। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सवाल है। तो क्यूबिकल ब्लॉक को अगर मैं बनाऊं, आपके समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। आप डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज एज ऑफ द क्यूब, मतलब ऐसे टाइप का एक हेमिस्फीयर काटा जा रहा है, ऑलराइट। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा, सरफेस एरिया जो बाकी के 5 साइड है वो सरफेस एरिया तो पूरा दिखेगा, बस ऊपर वाले में एक हेमिस्फियरिकल शेप आ जाएगा, राइट। सो नाउ व्हाट वी कैन से इज, मान लो इसका रेडियस r है, right? सबसे पहले वी नो दैट लेट r बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। वी नो दैट 2r डायमीटर इज इक्वल टू 28 मीटर क्वेश्चन में दिया है, तो r तो 14 मीटर निकल गया। ये पहला काम है। डायग्राम आधा, ये 1 नंबर, 1.5 नंबर तो आपको इतने लिख देंगे, यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड द सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया इज सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब। क्यूब के 5 फेसेस तो वैसे के वैसे रहेंगे, प्लस, ठीक है। अब जो ऊपर का है, ऊपर अगर मैं ऊपर से देखूं, ये वाला पोर्शन तो अभी भी रहेगा, ये जो मैं येलो में शेड कर रहा हूं वो तो अभी भी रहेगा, सही है। प्लस एरिया ऑफ टॉप फेस माइनस एरिया ऑफ सर्कल अभी भी रहेगा, जो मैंने येलो में शेड किया, और उसमें जुड़ जाएगा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया विच इज हाउ मच, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये 3 चीजें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस विल फेच यू 1.5 मार्क्स। ये पहचानना कि बाकी 5 फेस में कुछ बदलता नहीं है। हेमिस्फीयर के ऊपर वाले में पहले स्क्वायर में से सर्कल हट जाता है और उसके जगह पे सर्कल हट के उसके जगह पे हेमिस्फीयर आ जाता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो बेसिकली व्हाट दिस बेसिकली नाउ बिकम्स, दिस नाउ टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 5, इसका हो जाएगा 5a स्क्वायर, टॉप का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दिस ऑल दैट इज, ये एक्सप्रेशन लाना ही पूरा खेल है।
तो दिस इज 6a square minus plus pi r square minus pi r square plus pi r square which is 6 into 28 का square plus 22 by 7 r हमने निकाला है 14 square. This is 6 into 28 square plus 22 into 2 into 14 क्योंकि 7 और 14 करके 2 बच जाता है. So 28 कॉमन ले लो. 28 times 6 into 28 plus 22. ठीक है. 620 is 120, 168. 28 into 190 meter square. मीटर स्क्वायर ही है ना. Yes. This turns out to be equal to 28 19s are 8 9s are 72 होता है. 7 2 19s are 2 9s are 18 18 plus 7 25 252 28. This is 5320 meter square. Okay, slightly difficult to comprehend question है, but अगर आपका concept clear है, this is not so difficult to solve. Okay, so यहाँ पे मैंने just remember 5 faces का बदलता नहीं है. टॉप फेस में सर्कल हटके उसके जगह कर्व पोर्शन आ जाता है. तो बाकी चीजों को तो मेजर कर लो. एरिया ऑफ टॉप फेस में से ये सर्कल हटा दो और उसके जगह पे हेमिस्फीयर को डाल दो. लास्ट क्वेश्चन. इस सवाल को करने के बहुत तरीके, आप एक्सपैंड कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस. ठीक है. यहाँ पे देखोगे अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. देखो 2x अपॉन x माइनस 5 रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, लेट 2x अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू a डाल सकता हूं. तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत इजी सॉल्व करना. तो चलो करते हैं. दिस इज a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 3a माइनस 24 इज 0. a प्लस 8 इंटू a माइनस 3 0 हो गया. बहुत सिंपल स्प्लिटिंग से हो जाता है. मतलब a या तो माइनस 8 होगा या a 3 होगा. अब a की वैल्यू डाल लो. 2x अपॉन x माइनस 5 अगर माइनस 8 हो गया तो 2x हो गया माइनस 8x प्लस 40, तो x इक्वल टू 4 हो गया. ये पहला केस है. और दूसरा केस क्या है, 2x अपॉन x माइनस 5 अगर 3 हो गया तो उसका मतलब है 2x विल बी इक्वल टू 3x माइनस 15, तो x विल बी इक्वल टू 15. सो x या तो 4 होगा या 15 होगा. That finishes off all the questions of this paper. I hope all of you found this paper very easy. अगर आपको कोई सवाल आया नहीं, उसके solution को दोबारा देखो, उसको दोबारा करके देखो, and next week we'll again be there with a new paper. आपको जिन जिन सवालों में डाउट है प्लीज कमेंट्स में डालिए. We'll try to address them through small videos जो आपके उस कॉन्सेप्ट को strengthen करें. Thank you everyone, and I hope all of you enjoyed this. Looking forward to one more paper discussion next week.